हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 203। इससे पहले इस कहानी के 202 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। तनु ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि लग्जरी लाइफ बस मुझे रोहान ही दे सकता है। यार अच्छा खासा तो शादी हो रही थी मेरी उससे, पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या आ गया था और फिर मैंने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। पर कोई बात नहीं, अब मैं रोहान को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। उसे तो मैं अपने प्यार के जाल में फंसा कर रहूंगी। रोहान सिर्फ मेरा है। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रूही तनु मनु की बातें सुनकर अपने घर वापस आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ अलग ही घूमने लगा था। वो अपने कमरे में आती है और फिर एक कोने में बैठकर फुटक फुटक कर रोने लगती है। पता नहीं उसने मन ही मन अब क्या कुछ डिसाइड कर लिया था, लेकिन इतना तो था ही कि शायद अब वो रोहान को छोड़ने वाली थी। अब वो रोहान से दूर जाने वाली थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो कभी भी रोहान के बच्चों का सुख नहीं दे पाएगी उसे। इसके चलते रोहान जिंदगी की एक खुशी से महरूम रह जाएगा। इधर दूसरी तरफ अजय आज जब ऑफिस से घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। शीतल ज्योति लिविंग एरिया में बैठी हुई आराम से बातें कर रही थी। उन दोनों ने अजय के चेहरे पर जब मुस्कुराहट देखी तो उनके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ना जाने ये मुस्कुराहट अजय के चेहरे पर कितने दिनों के बाद आई थी। अजय भी सीधा आकर अपनी बीवी और माँ के पास बैठ जाता है और फिर मुस्कुराने लगता है। तो शीतल बोलती है कि क्या बात है बेटा अजय, आज तो बहुत दिनों के बाद तेरे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट देखी है। अजय ने सबसे पहले अपनी बेटी अंजलि को अपने गोद में लिया और फिर उसे प्यार करते हुए बोलता है कि वो क्या है ना माँ, आज अंजलि की डैडी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रताप इंडस्ट्री की तरफ से। और ये सुनकर तो शीतल और ज्योति दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ज्योति उठकर सीधा किचन में चली गई और फिर शायद अजय के लिए वो पानी लेने के लिए गई थी। बाहर शीतल ने अजय से कहा कि अगर थोड़ा वक्त हो तो ज्योति को लेकर कहीं घुमाने के लिए चला जा बेटा, वो भी तो घर में बस गुमसुम सी बैठी रहती है, जितना पूछती हूँ बस उतना ही जवाब देती है। शायद इसने अभी तक इस घर को अपनाया नहीं है, शायद वो अभी भी हम लोगों को अपना नहीं मानती है। अजय ने अंजलि को शीतल की गोद में देते हुए कहा कि माँ आप इसे पकड़िए, मैं देखकर आता हूँ उसे कि क्या हुआ है, वो इतना ज़्यादा उदास क्यों रहती है। अजय भी अब किचन की ओर चला गया था। ज्योति पानी का ग्लास लेकर जैसे ही पलटी थी कि तभी उसकी टक्कर अचानक से अजय से हो जाती है और फिर सारा का सारा पानी अजय की शर्ट पर गिर जाता है। ज्योति एकदम से बोलती है कि सॉरी सॉरी, वो गलती से, मुझे ना पता नहीं था कि तुम मेरे पीछे ही खड़े हो, वो गलती से तुम्हारे ऊपर पानी गिर गया, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ। अजय ने भी ज्योति की तरफ देखा और जवाब दिया। तो अजय ज्योति से भी बात करने के लिए ही आया था, लेकिन वो अब तो पानी से भीग गया था, इसीलिए वो सीधा अपने कमरे की ओर जाने लगता है। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने ज्योति की तरफ देखते हुए कहा कि तुम जरा कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ज्योति ने एक नज़र शीतल की तरफ देखा और फिर शीतल बोलती है कि हाँ हाँ बेटा चली जाना, अंजलि को मैं संभाल लूंगी, जा देखना अजय क्या बात करना चाहता है तुझसे। ज्योति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अजय के पीछे पीछे कमरे तक आ जाती है। ज्योति जैसे ही कमरे में आई, अजय ने उसकी बाजू पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा और फिर सबसे पहले दरवाजे को बंद किया और फिर उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है ज्योति, माफ़ी मांग चुका हूँ ना तुमसे, और फिर उस दिन तुमने मुझे माफ़ी भी कर दिया था, तो फिर तुम ऐसे घर में गुमसुम से क्यों घूमती हो, किसी से हंसती बोलती क्यों नहीं हो, क्या हुआ क्या है तुम्हें, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ना मुझे, तुम कहोगी तो फिर मैं दोबारा से तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। हुआ क्या है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरे बिजनेस में मुझे ग्रोथ देखने को मिली है और फिर मुझे एक कॉन्टैक्ट भी मिला है जो कि इतना बड़ा है, और फिर तुम हो कि तुमने मुझे ढंग से कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं बोला। देखो ज्योति, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, लेकिन मुझे कहीं से भी जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो मैं घर आता हूँ, ये सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताऊंगा, लेकिन तुम तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर भी नहीं रहती हो यार। कभी तुम मुस्कुरा कर मेरा वेलकम किया करो, कभी तुम मुझसे थोड़ी सी बातें किया करो, क्या तुम खुश नहीं हो कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिल गया है। तो ज्योति अभी भी कुछ नहीं बोलती है और ना ही वो मुस्कुराती है, कहीं ना कहीं वो अजय से थोड़ा सा नाराज भी थी। फिर वो अपने हाथ बांध कर अजय की तरफ देखकर बोलती है कि मैं खुश हूँ, मेरा पति ग्रो करेगा तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी, मैं तो खुशी ही होंगी ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो सीधा कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी अजय ने फिर से उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर बोलता है कि देवी माँ प्लीज़ मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बताओगी कि आखिर हुआ क्या है, तुम्हारा मुंह इतना ज़्यादा उदास क्यों लग रहा है मुझे।
मुझे। और वैसे भी मेरी माँ कह रही थी कि तुम इस घर को अपना नहीं पा रही हो, तुम हम लोगों को भी अपना नहीं समझती हो। अब क्या प्रॉब्लम है बताओ ना मुझे ज्योति प्लीज, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। इतना भी बिजनेस में नहीं डूबा हूँ कि तुम्हारी जरूरतों को पूरा ना कर सकूँ। बताओ बताओ तुम्हें कि क्या चाहिए? नई गाड़ी, ज्वेलरीज, कपड़े, शॉपिंग करनी है, क्या करना है तुम्हें? घूमने जाना है तो बताओ मुझे। मुझे जो भी तुम्हें चाहिए हो वो बता दोगी ना, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन प्लीज इस घर को अपना लो, मुझे तो अपना ही सकती हो ना। इस बार ज्योति ने नम आंखों से अजय की तरफ देखकर कहा कि और कैसे कैसे अपनाऊं तुम्हें, बताना मुझे जरा। ज्योति की आंखों में भी पानी देखकर अब अजय का दिल एक बार फिर से टूट गया था। और फिर एक तरफ वो दिन रात अपने बिजनेस को भी उठाने की कोशिश कर रहा था, और फिर दूसरी तरफ ज्योति के आंसू, वो तो बुरी तरीके से पिस गया था। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था कि वो क्या करे। अजय कुछ भी नहीं बोलता है और फिर ज्योति ने भी अपनी आंखें बंद की और फिर उसकी आंखों के आंसू एकदम से बह जाते हैं। उसने भरे हुए गले से कहा कि बताओ ना तुम्हें कैसे अपनाना है, बताओ मुझे। बताया नहीं इस घर को कैसे अपनाना है मुझे, ये भी नहीं बताया कि कैसे अपनाऊं मैं, क्या करूं मैं ऐसा जो कि तुम लोगों को लगे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं इस घर को अपना ही समझती हूँ। समझे तुम? सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर लंच बनाकर ऑफिस भेजती हूँ, रात का खाना भी मैं ही बनाती हूँ, और ये सोच कर कि पूरा दिन तुम काम करके बहुत ज़्यादा थक जाओगे। वैसे भी हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार तो है नहीं जो मैं इतना ज़्यादा थक जाऊंगी, जो मैं काम करके इतना ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी। मैं तो 4 लोगों के लिए खाना ना बना सकूं क्या? इतनी भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। बहू की सारी जिम्मेदारी तो निभा रही हूँ मैं, उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि मैंने घर को अपनाया नहीं है। तो बताओ ना क्या गलती हो गई है मुझसे, किस तरह से मैंने इस घर को नहीं अपनाया है? ज्योति की आंखों से आंसू फिर से बहने लगते हैं। हालांकि वो बिल्कुल भी चिल्लाकर बात नहीं कर रही थी, बस दर्द से बातें कर रही थी। आज थोड़ा सा ज्योति के करीब गया और फिर उसने ज्योति के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से पूछा कि हुआ क्या है, मुझे बताओ ना प्लीज। तुम रो क्यों रही हो, किस बात के लिए रो रही हो तुम? ज्योति ने अगले ही पल गुस्से में अजय के सीने पर एक खींचकर पंच मारा और फिर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे आंखों में क्यों आंसू है, तुम्हें सब पता है, समझे तुम? और अजय ने फिर से उसकी तरफ देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो ज्योति जो कि अभी कितनी ही देर से अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, अब वो फिर से बहने लगते हैं। उसने अगले ही पल अजय का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर प्यार से उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब तो ज्योति का रोना तो जैसे उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अजय को भी अब समझ में नहीं आया कि ज्योति इतना ज्यादा क्यों रो रही है, आखिर क्या प्रॉब्लम है ज्योति के साथ। लेकिन उसने फिर अपनी पकड़ ज्योति पर थोड़ी सी कस दी और फिर उसके बालों को प्यार से सहलाता हुआ बोलता है कि बताओ बताओ मुझे कि हुआ क्या है ज्योति, क्यों रो रही हो तुम? तो ज्योति अभी कुछ देर तक तो अभी ऐसे ही रोती है, फिर अजय से थोड़ा सा दूर होकर बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, तुम मेरे साथ जरा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तुम्हें नहीं लगता है कि हमें अपने रिश्ते को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि जैसे तुम्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे भी फिजिकल नीड होती है, नहीं लगता है तुम्हें? बोलो। अजय को तो अब समझ में आ गया था कि ज्योति अभी क्या कहने की कोशिश कर रही और फिर अगले ही पल ज्योति ने फिर से अजय के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए गुस्से से कहा कि 3 साल तुमसे दूर रही हूँ मैं और फिर अब मेरा मन करता है कि तुम्हारे करीब आने का, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का, तुम्हें प्यार करने का, लेकिन तुम्हें तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है, जरा सा भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। आते हो, खाना खाते हो और फिर लैपटॉप लेकर बैठ जाते हो और फिर मैं अच्छी बीवी बनने के चक्कर में ये सोचती हूँ कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, थके हुए हो, तुमने तो पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी ज़रूरतों को पूरा भी किया होगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ बताओ मुझे, बताओ कहाँ जाऊँ मैं? अजय बोलो। अजय के चेहरे पर भी अब हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसे नहीं पता था कि उसकी ज्योति उसके करीब आने के लिए परेशान है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसके लिए वो इतना ज़्यादा तड़प रही है, लेकिन शर्म के मारे ये कहती नहीं थी। अजय ने भी अगले ही पल ज्योति की कमर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसे प्यार से अपने गले लगाकर बोलता है कि ज्योति, मैंने कहीं भी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया है, समझे? तुम सिर्फ तुमसे प्यार किया है मैंने, महसूस तो करो, आज भी तुम्हारी ही खुशबू हमारे अंदर से आती होगी। उफ, कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गया यार, बस। हाँ, मगर मैंने कभी भी अपनी ज़रूरतों को किसी और के साथ पूरा नहीं किया है। ज्योति अजय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है कि हटो हटो, मुझे नहीं बात करनी है तुमसे, 1 महीना हो गया है मुझे यहाँ पर रहते हुए, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए जरा सा भी टाइम नहीं है। जब मैं मानी नहीं थी तो फिर तो मेरे आगे पीछे घूमते थे और अपना बिजनेस छोड़कर मुझे मनाने के लिए दिल्ली तक आ गए थे, मुझसे बात करने के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहे थे, और फिर जब अब मैं मान गई हूँ तो फिर मेरी कदर ही नहीं है यार। कैसा जमाना आ गया है, छोड़ो छोड़ो, मुझे बात नहीं करनी है आपसे। लेकिन अजय ने अब ज्योति को नहीं छोड़ा।
छोड़ा था, बल्कि हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ को देखकर बोलता है कि माँ, अंजलि के भाई को लाने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत करना। और ये सुनकर तो ज्योति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और फिर उसे तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसका दुख तो अब दर्द रोना एकदम से गायब ही हो गया था। उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं हल्की हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई थी और फिर शर्म के मारे जमीन में अपनी आंखें गड़ाई जा रही थी। तो वहीं शीतल ने भी अब अंजलि की तरफ प्यार से देखा और कहा कि तेरा बाप तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम है, इतनी बेशर्मी अपनी माँ के सामने दिखाने लगा है, बहुत ज़्यादा बेशरम है। पता नहीं मैंने भी नाई से क्या खाकर पैदा किया होगा। अच्छा हुआ तू छोटी है, अपने बाप की बात नहीं सुनती है, वरना तू ही कहती कि कितना बिगड़ा हुआ बाप है मेरा। इतना कहकर शीतल ने अंजलि को सीने से चिपकाया और फिर उसे सीधा अपने कमरे की तरफ राम राम करती हुई लेकर चली जाती है। तो वहीं अजय ज्योति को अपनी बाहों में लेकर खड़ा हुआ था और उसे रोमांटिक रोमांटिक बातें कर रहा था और फिर उसने अपना चेहरा ज्योति की गर्दन में प्यार से छुपाया हुआ था और फिर वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बहकता हुआ बोलता है कि तो बीवी को मेरी जरूरत है। और फिर मैं ठहरा इतना कठोर दिल का कि अपनी बीवी की बातों को समझ ही नहीं पाया। मेरी बीवी जो मेरे पास आना चाहती है, जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है और मैं ही हूँ पागल जो उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। ज्योति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने अपना सिर अजय के सीने पर छुपा लिया था और फिर अजय की पकड़ ज्योति पर और भी ज्यादा कसती जा रही थी। अजय और ज्योति दोनों ही अब गिले और शिकवे भूलकर एक हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ गार्डन में संकल्प पेंटिंग बना रहा था क्योंकि उसकी सिया को पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। इधर दूसरी तरफ सिया भी पेंटिंग बना रही थी। वहाँ बस संकल्प और सिया ही थे और दोनों ही अपनी अपनी पेंटिंग बना रहे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा बिजी थे, अपने काम पर फोकस कर रहे थे। और तभी निर्भय बाहर आता है और उसने अपने हाथों को हवा में खोला और फिर जेब में डालकर संकल्प की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उसके पास चला जाता है। उसने संकल्प की पेंटिंग देखकर कहा कि यार ये तू क्या डायनासोर बना रहा है क्या? और ये सुनकर तो संकल्प बहुत ज्यादा हैरान हो गया। संकल्प ने 90 डिग्री में अपनी गर्दन घुमाई और फिर हैरानी से कहा कि यार ये तुझे डायनासोर नजर आ रहा है क्या? तो निर्भय ने भी अब बोर्ड पे से पेंटिंग उतार ली और फिर उसे आगे पीछे करके देखने लगता है और तभी संकल्प बोलता है कि पीछे नहीं है, बस आगे ही है। तो निर्भय ने भी फिर से उस बड़े से पेपर को पलट कर देखा और फिर बोलता है कि यार भाई मुझे तो ये सच में डायनासोर ही लग रहा है, बस इसकी थोड़ी सी पूंछ बनी हुई है। डायनासोर की पूंछ होती है क्या? इतना कहकर निर्भय ने बड़ी ही मासूमियत से संकल्प की ओर देखा और जैसे संकल्प के जवाब का इंतजार कर रहा हो। संकल्प ने भी दांत पीसते हुए कहा कि साले डायनासोर नहीं है, वो डॉगी है, डॉगी। निर्भय को तो एकदम से हंसी आ रही थी लेकिन वो बिल्कुल नहीं हंसता है और फिर उसने एक बार फिर से संकल्प का चेहरा देखा और फिर एक बार उसकी पेंटिंग को देखा और फिर कमेंट पास करते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, 2 कुत्ते एक साथ ही बना दिए क्या तूने? संकल्प ने गुस्से में निर्भय को घूर कर देखा और फिर अपना पेपर छीनते हुए बोलता है कि साले तुझे कुछ नहीं पता है, बेवकूफ कहीं का, पेंटिंग का भी अता पता नहीं है तुझे। निर्भय ने कहा कि यार अरे यार तू तो ऐसे ही नाराज हो गया, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बस यही कह रहा हूँ कि तू ना इसे डायनासोर को क्यों, मतलब सॉरी तेरे इस कुत्ते को कैसे बना रहा है, मतलब क्या देख कर तूने ये कुत्ता बना रहा है यार, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तू शक्ल देख कर बना रहा है क्या? तो संकल्प ने इस बार बड़े ही मुस्कुराहट के साथ निर्भय की तरफ देखा और फिर बड़े ही एटीट्यूड और स्टाइल के साथ बोलता है कि हाँ, जब मैं ये बना रहा था ना तो फिर तेरी शक्ल मुझे इमेजिन कर रहा था मैं और फिर तब जाकर ये पेंटिंग बनाई है मैंने। ओ माय गॉड, कितनी ऑसम पेंटिंग है मेरी, आखिरकार ये मेरा भाई है जो निर्भय बिल्कुल इसी जैसा दिखता है। निर्भय अगले ही पल संकल्प के सिर पर हाथ मारकर बोलता है कि अबे ये कुत्ता बिल्ली बनाने से सिया इंप्रेस नहीं होगी, समझा तू? सीधा सीधा जाकर आई लव यू के नहीं बोल देता है उसे और फिर गले लगाकर अपनी दूरियों को खत्म कर। संकल्प बोलता है कि अच्छा, और फिर वो मुझे थप्पड़ मार देगी? तुझे नहीं पता है, मुझे पता है लड़कियां कैसे पढ़ती हैं, समझा तू? मैं इसी पेंटिंग में ही सिया को पटा कर ही रहूंगा, समझ ले तू। इतने में ही सिया जो कि अभी थोड़ी दूर पर पेंटिंग बना रही थी वो अपनी पेंटिंग लाते हुए बोलती है कि देखो संकल्प, मैंने कितनी अच्छी सी पेंटिंग बनाई है। तो सिया की पेंटिंग देखकर संकल्प ने अगले ही पल अपनी पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया था। सिया तो काफी ज्यादा हैरानी से संकल्प को देख रही थी और फिर निर्भय वो तो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे तो अब संकल्प के ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसी भी आ रही थी और फिर वो अपनी पेंटिंग बनाने के बाद संकल्प ने सिया की पेंटिंग को हाथों में लेकर देखा तो सच में सिया ने बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई थी। सिया ने उसमें दुल्हन बनाई हुई थी और वो दुल्हन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। संकल्प ने मुस्कुरा कर उस दुल्हन की तरफ देखा और फिर एक बार सिया की तरफ देखा। सिया के चेहरे पर भी बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो चाहती थी कि संकल्प उसकी तारीफ करे और उसके बारे में बहुत अच्छा बोले, उसकी पेंटिंग की तारीफ करे। संकल्प कुछ बोलता उससे पहले ही निर्भय ने कहा कि ये तो बिल्कुल
तुम्हारी जैसी है सिया। तुमने क्या खुद को ही इमेज करके इसमें बना दिया है क्या? वैसे तुम्हारे पति ने भी खुद को इमेजिन करके ही पेंटिंग बनाई थी, है ना संकल्प? सिया भी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि लेकिन इन्होंने तो फाड़ दी ना। संकल्प बोलता है कि वो अच्छी नहीं बनी थी ना, इसीलिए मैं कल और भी अच्छी बनाकर दिखाऊंगा तुम्हें। तो सिया ने एक बार फिर से उम्मीद भरी नजरों से संकल्प की तरफ देखा और कहा कि बताओ ना ये कैसी बनाई है मैंने, अच्छी तो बनी है ना? तो संकल्प ने भी हाँ में अपनी मुंडी हिलाते हुए कहा कि हाँ, बहुत ही सुंदर बनाई है तुमने। इतना ही कहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। उसने पेंटिंग सिया के हाथों में थमाई और फिर खुद अपना फोन लेकर सीधा गार्डन की दूसरी तरफ चला जाता है। और सिया जो काफी ज्यादा उदास हो गई थी, उसे लगा था कि संकल्प उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन संकल्प ने तो उसे लगभग इग्नोर ही कर दिया था। सिया ने एक नजर निर्भय की तरफ देखा और फिर वो अपनी पेंटिंग लेकर गुस्से में अंदर की तरफ चली जाती है। निर्भय को भी अब समझ में नहीं आया कि आखिरकार सिया को हुआ क्या है, वो इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गई। और तभी उसकी नजर अब सचादेवा हाउस पर जाती है, जहाँ पर बालकनी में निशी खड़ी हुई थी और फिर उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। निर्भय ने भी अपना फोन निकाला और फिर निशी को मैसेज करते हुए कहा कि रात को आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा क्योंकि अभी सब लोग देखेंगे और फिर गुस्सा करेंगे। निशी ने भी मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहा कि लेकिन आना जरूर है, प्लीज जरूर आ जाना। तो निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रात का वक्त रूही जो बालकनी में खड़ी हुई थी, चेहरे के रौनक तो एकदम से उड़ चुकी थी। पहले ही अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतना ज्यादा परेशान थी और फिर ऊपर से तनु मनु ने उसे परेशान कर दिया था। वो भी मन ही मन अब ये डिसाइड कर चुकी थी कि कुछ तो वो करेगी जिससे रूहान को उसके हिस्से की खुशी मिल जाए, उसके बच्चों की खुशी उसे मिले। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि रूहान के हिस्से की खुशी तो रूही के खुश होने से ही होती है, उसके पास होने से ही होती है। तभी उसने अपने पीछे रूहान की प्रेजेंस को फील किया। रूहान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि क्या सोच रही हो रूही, कई दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा बुझी बुझी से रहती हो, ऐसा लगता है किसी बात को लेकर टेंशन में हो। कुछ सोचकर रूही ने भी अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी आंखों को खोलकर थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग किया और फिर रूहान की बाहों को झटकते हुए बोलती है कि ये बार बार करीब आने की जरूरत नहीं है आपको, कभी कभी तो मुझे ना स्पेस चाहिए होता है, तो थोड़ा सा दूर ही रहा करो मुझसे आप। ये सुनकर तो अब रूहान ने रूही को अपनी तरफ घुमाया और फिर उसकी तरफ देखकर बोलता है कि यार ये क्या बात है, तुम तो ये पहली ही पत्नी हो कि जो ये बात बोल रही हो। तो रूही ने भी अब बहुत ही रूड तरीके से रूहान का हाथ अपने कंधे से हटाकर फिर से कहा कि रूहान, कभी को भी मुझे भी स्पेस चाहिए होता है, हमेशा मेरे पास मत आया करो, हर वक्त मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद है। रूहान तो अभी काफी ज्यादा हैरानी से बस रूही की तरफ देखकर बोलता है कि क्या नहीं कर सकती हो, क्या नहीं पसंद है तुम्हें, मैंने कर ही क्या दिया है तुम्हारे साथ। रूही भी हल्के से गुस्से में बोलती है कि यही जो तुम बार बार करते हो मेरे साथ, अपनी मनमानी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये। रूहान की भी भौएं एकदम से तन गई और फिर उसे रूही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूहान ने दांत पीसते हुए कहा कि मैंने कौन सी मनमानी कर ली है तुम्हारे साथ, साफ साफ बताओ ना मुझे कि मैंने क्या कर दिया है, बताओ मुझे जो तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो रही हो, कई दिनों से ऐसे मुंह फुलाकर घूम रही हो मुझसे, 10 बार तुमसे पूछ चुका हूँ रूही क्या हुआ है, क्या हुआ है रूही, बताओ बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं और फिर अचानक से मुझ पर ऐसे अजीब सा इल्जाम लगा रही हो कि मैं अपने मनमानी तुम्हारे ऊपर करता हूँ। ये कैसी मनमानी यार, कौन सी मनमानी। तो रूही ने भी अब रूहान के सीने पर अपना हाथ रखा और फिर उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा कि यही जो तुम अपनी मर्जी से मेरे करीब आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी मेरे करीब मत आया करो बिना मुझसे पूछे। और ये सुनते ही रूहान ने अगले ही पल रूही की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोलता है कि कब आया हूँ मैं तुम्हारे करीब तुम्हारी इच्छा के बिना, बताओ मुझे। रूही तो अब कुछ नहीं बोलती है, बस शांत होकर खड़ी हो जाती है। रूहान ने भी रूही के चेहरे को पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और फिर उसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोलता है कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखकर बताओ कब आया हूँ मैं तुम्हारे करीब तुम्हारी इच्छा के बिना, बताओ मुझे कब की है मैंने अपनी मनमानी तुम्हारे साथ। ये क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या बोला है मुझसे। तो रूही ने भी रूहान के हाथ को अपने चेहरे से हटाकर और झटकते हुए कहा कि हटो हटो, वरना मैं घर में सबको कह दूंगी कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मोलेस्ट करते हो, परेशान करते हो। और ये सुनकर रूहान और भी ज्यादा हैरान हो गया था, वो रूही को हैरान भरी नजरों से देखे जा रहा था। और फिर इतने में ही रूही जो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए फिर से बोलती है कि हाँ, तुम मुझे मोलेस्ट करते हो, परेशान करते हो, अपनी मनमानी करते हो मेरे साथ। अगर तुमने अब मेरे साथ जरा से भी मनमानी की ना तो फिर मैं घर में सबको बता दूंगी। रूहान रूही से 2 कदम पीछे हटकर बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, जो कुछ भी फितूर भर गया है ना, कोई बात नहीं, निकल जाएगा बहुत जल्द, लेकिन जब निकलेगा ना तो फिर मेरे आगे पीछे घूमोगी तुम, तब मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगा। रूही भी गुस्से में बोलती है
कि हाँ, मैं नहीं घूमूंगी तुम्हारे आगे पीछे, समझे? तुम चाहे तो तुम दूसरी शादी ही क्यों ना कर लो। ये सुनकर रोहान ने भी अपनी एक एब्रो चढ़ाकर रूही की तरफ देखा और कहा कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करोगी, मुझे इतना ज्यादा परेशान करोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और फिर अगले ही पल वो हंसकर बोलता है कि सही लगता है तुम्हें? अगर तुम्हें मेरे साथ प्रॉब्लम है तो फिर मुझे दूसरी लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा, दूसरी लड़की के साथ जाना ही पड़ेगा। एक सेकंड के लिए रूही का दिल तो अब जोरों से धड़कने लगा था और फिर रोहान ने एक नज़र रूही को गुस्से में घूर कर देखा और फिर वहां से बड़बड़ाता हुआ गुस्से से चला जाता है। लड़ना भी नहीं आता है इस बेवकूफ़ लड़की को, पता नहीं कहां कहां से अपने दिमाग में पागलपंथी भर लेती है। पता नहीं जब भगवान बेबी बांट रहा था तो फिर मैं कहां पर खड़ा था, जो इतनी इनोसेंट लड़की मेरे पल्ले पड़ गई है यार। ना एक्टिंग कर सकती है, ना झूठ बोल सकती है और ना ही ठीक से लड़ सकती है, किसी की भी बातों में बस 2 मिनट में ही आ जाती है। खुद का दिमाग इस्तेमाल करना तो इसे होता ही नहीं है, कभी भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती है। इतने में ही रोहान को रूही की हिचकियां सुनाई देती हैं। रोहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वो अब रूही को संभालने वाला नहीं था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो उसके अंदर भी आ गया था और फिर वो चुपचाप से कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही रूही दीवार से सट कर बैठ जाती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। रोहान को भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो भी अपने कमरे से निकलकर अब सीधा छत की ओर चला गया था, क्योंकि स्टडी रूम में तो पहले ही इस वक्त वाना सेना आराम से बैठी हुई बातें कर रही थी। रोहान जब छत पर गया तो उसकी नजर सच्चा देवा हाउस पर जाती है, जहां पर उसने निर्भय को निशी के साथ बालकनी में खड़े हुए देखा था। रोहान की भौएं एकदम से तन जाती हैं। बेशक से निर्भय निशी की सगाई हो गई थी, दोनों की ही बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी, लेकिन वक्त बेवक्त मिलना रोहान को भी बिल्कुल नहीं पसंद आता था कि निर्भय बिना किसी को बताए ऐसे निशी से कभी भी मिलने चला जाता था। उसने भी अपना फोन निकाला और फिर निर्भय को कॉल करने को हुआ, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर एकदम से अपना हाथ रोक लिया। तब तक निर्भय और निशी दोनों ही कमरे में जा चुके थे। रोहान खुद में ही बोलता है बड़बड़ाते हुए, यार एक तो पहले ही बीवी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ और ऊपर से ये लोग भी। कल बताता हूँ इसे, इस निर्भय की टांगे ना तोड़ी ना तो फिर मेरा नाम भी रोहान नहीं। सगाई हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी भी वक्त मुंह उठाकर चला जाएगा निशी से मिलने के लिए। इधर दूसरी तरफ निशी बेड पर बैठी हुई रो रही थी और निर्भय जो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। निशी रोते रोते निर्भय से बोलती है कि तुमने तो कहा था ना कि शादी की बात बहुत जल्द कर लोगे, आज ही जाकर तुम बात करोगे, लेकिन तुमने तो अभी तक किसी से भी कोई बात नहीं करी है शादी की। निर्भय निशी के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि यार मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो निशी प्लीज। एकदम से जाकर कैसे कह दूंगा मैं सबके सामने, सोचना पड़ेगा ना, पापा को फिर मनाना भी पड़ेगा। वो तो एकदम से बोल देंगे कि निशी की पढ़ाई कंप्लीट नहीं है और फिर अभी कोई भी शादी नहीं होगी। अभी कोई शादी कर ही नहीं सकते हैं जब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो सकती है। अब उन्हें हमारे बारे में बताऊंगा तो वो और भी ज्यादा गुस्सा करेंगे। करता हूँ कुछ, परेशान मत हो, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। देखो तुम ऐसे रोगी ना तो फिर मैं खुद ही कमजोर महसूस करूंगा, खुद को भी मैं बहुत ज्यादा गिल्ट फील करूंगा यार। निर्भय निशी के पास बैठ गया और फिर उसने निशी का सिर अपने सीने पर प्यार से रखा और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है कि निशी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा, प्लीज तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, प्लीज तुम शांत हो जाओ। निशी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपनी पकड़ निर्भय पर कस दी। निशी ने तो अपनी परेशानी निर्भय को बता दी थी, लेकिन निर्भय को तो अब बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गई थी कि आखिरकार वो भी तो बहुत ज्यादा परेशान था अपनी और निशी की शादी को वो कैसे कराए। उसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कैसे बताए घर वालों की कि उसे अभी ही शादी करनी है निशी से। अगर सच बताएगा तो फिर घर में बहुत ज्यादा बवाल मच जाएगा। और फिर यही सब कोई सोच सोच कर निर्भय का दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा था कि उसके घर वाले उसकी बहुत ज्यादा पिटाई भी करेंगे और सबकी नजरों में वो गिर भी जाएगा। इधर दूसरी तरफ सिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था संकल्प के ऊपर, क्योंकि अब तक संकल्प कमरे में भी नहीं आया था और फिर उसने उसकी पेंटिंग को लेकर भी इग्नोर कर दिया था। वो संकल्प से थोड़ा सा नाराज भी थी। संकल्प ने सिया की पेंटिंग की तारीफ नहीं करी थी और फिर ये बात सिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो कुछ भी करके बस संकल्प के मुंह से अपनी पेंटिंग की तारीफ सुनना चाहती थी। उसने तो न जाने क्या क्या सोचा था कि जब वो पेंटिंग दिखाएगी संकल्प उससे क्या क्या बोलेगा, लेकिन संकल्प तो सुबह से ही उसके आसपास तक नहीं फटका था। और दूसरी बात कि सिया को अब तक ये भी नहीं पता था कि संकल्प है कहाँ पर। सिया अब कमरे में बेचैनी से बस चक्कर लगाने लगती है, हर चक्कर में वो दरवाजे की तरफ देखती है। अब जो बेचैनी संकल्प के दिल में हुआ करती थी सिया को लेकर, वो इतना ज्यादा परेशान रहता था, वो धीरे धीरे सिया के अंदर प्रवेश हो चुकी थी। अब उसका मन भी संकल्प के बिना बिल्कुल नहीं लगता था। वो हर वक्त बस संकल्प को अपनी नजरों के सामने चाहती थी, चाहे संकल्प बेशक से उसके सामने ही बैठा क्यों ना हो। तो
सिया ने भी आधा घंटा और इंतज़ार किया और फिर उससे भी अब रहा नहीं किया तो वो भी अपने कमरे से निकलकर सीधा लिविंग एरिया में आ जाती है। उसने अपनी आसपास नज़रें घुमाई तो कोई भी वहाँ पर नहीं था। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे और कई लोग तो सो भी चुके थे। वो संकल्प को ढूंढती हुई सीधा गार्डन में आ जाती है। संकल्प गार्डन में भी नहीं था। सिया ने गहरी सांस ली और फिर प्रताप हाउस में संकल्प को ढूंढने लगती है। वो हर जगह बस संकल्प को ढूंढ रही थी मगर संकल्प उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसे पता नहीं था कि वो घर पर है भी या फिर नहीं। आखिरकार ढूंढते ढूंढते एक कमरे में वो जाती है जहाँ पर उसे संकल्प की कमर दिखाई देती है। संकल्प उस कमरे में जो कुछ भी कर रहा था। सिया धीरे धीरे कदमों से दरवाजे तक जाती है और फिर उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। संकल्प पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। वो सुबह से ही पेंटिंग बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि संकल्प को कोई भी पेंटिंग अच्छे से बनानी नहीं आती थी। बस वो सिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में अकेले बैठकर पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी दूसरी तरफ सिया की बनाई हुई दुल्हन की फोटो रखी और फिर वो खुद दुल्हा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे तो पेंटिंग आती ही नहीं थी करनी और फिर एक ही रात में वो पेंटिंग बनाना कैसे सीख सकता था। सिया ने भी अब फर्श पर अपनी नजरें घुमाकर देखा तो दुनिया भर के कागज फिकरे हुए रखे हुए थे। बहुत सारे कागज इधर उधर कमरे में उड़ रहे थे जिससे शायद संकल्प ने बना बनाकर जमीन पर फेंक दिए थे और फिर उससे अभी तक उसकी पेंटिंग नहीं बन पाई थी। एक सेकंड के लिए तो सिया एकदम से जम गई थी। संकल्प उसे इम्प्रेस करने के लिए पेंटिंग भी बना रहा था। सिया थोड़ा सा आगे आती है और फिर उसने संकल्प की पेंटिंग पर नजर घुमाकर देखी तो वो पेंटिंग में भी दुल्हा नहीं लग रहा था बल्कि किसी आदिवासी की तरह लग रहा था। और फिर सिया को तो एकदम से हंसी आ गई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हंसती नहीं है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने जरा सा भी हंस दिया तो संकल्प को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। फिर उसने संकल्प की तरफ देखा और फिर जिसके चेहरे पर अभी पेंट लगा हुआ था और वो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आदिवासी को बनाने में लगा हुआ था। उसकी नज़र तो बस अपनी पेंटिंग पर ही गड़ी हुई थी। उसने भी डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पेंटिंग तो बनाकर रहेगा और फिर सिया को इम्प्रेस करके ही रहेगा क्योंकि सिया की पेंटिंग देखकर अब उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। सिया संकल्प को ही बहुत देर तक ऐसे ही देखती रहती है। उसे संकल्प के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे थे और फिर अब तो संकल्प के लिए उसके दिल में और भी ज्यादा प्यार हो गया था। संकल्प का उसके घर आना और फिर उसका रिजेक्ट करना और फिर उसके लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना, धोखे से उसके साथ सगाई करना, एक एक करके सिया को हर कुछ सारी चीजें एक एक पल याद आ रहा था। सिया बेशक से बहुत ज्यादा मासूम थी लेकिन समझदार भी बहुत ज्यादा थी। उसे उतना तो अब समझ में आ ही गया था कि संकल्प सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है और उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। बेशक से उसने उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा गलत तरीका अपनाया था, लेकिन है तो वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा। सिया आज अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर उसकी आंखों में भी हल्का हल्का सा पानी आ गया था। वो संकल्प के एफर्ट को अपनी आंखों के सामने देख रही थी और फिर वो भी धीरे धीरे चलती चलती संकल्प के बिल्कुल पीछे चली जाती है और फिर उसने अपना सिर संकल्प की कमर पर धीरे से रख लिया और फिर अपनी बाहें उसके सीने पर लपेट दी और एकदम से सिया को ये करने से संकल्प थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। उसे तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सच में सिया उसके पास खुद चलकर आई है क्या, सिया सच में उसके इतने करीब है। उसके हाथ में जो पेंटिंग ब्रश था वो एकदम से जमीन पर छूट गया और इतना तो संकल्प भी जानता था कि वो सिया ही है। उसके दिल की धड़कनें भी अब जोरों से धड़कने लगी थी और जैसे उसका तो सारी चीजें एकदम से रुक गई हों। वैसे तो ना जाने ही कितनी लड़कियों को वो पहले भी डेट कर चुका था, लेकिन कभी भी किसी भी हद को पार नहीं किया था। उसके संस्कार ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसे तो बस लड़कियों के साथ घूमना फिरना ही अच्छा लगता था, उनसे बातें करना अच्छा लगता था, उनका मजाक बनाना अच्छा लगता था। लेकिन सिया उसके लिए तो उसके दिल में बिल्कुल अलग फीलिंग थी। सिया उसके लिए बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने के लिए सोच लिया था, जिसके गम से खुशी से उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। सिया को इम्प्रेस करने के लिए वो कितना कुछ कर रहा था। संकल्प कुछ भी नहीं बोलता है और फिर सिया जो अपनी आंखें बंद किए हुए उसे अपने गले लगाकर खड़ी हुई थी, संकल्प की खुशबू को महसूस कर रही थी। संकल्प को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, कैसे वो सिया के दिल की बात को जाने। वैसे तो वो सिया के नजदीक जाने के लिए पता नहीं कब से मरा जा रहा था और फिर अब सिया जब खुद चलकर उसके पास आई थी तो संकल्प के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे और दिल की स्पीड डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। यहाँ जाकर पता चला था कि संकल्प सच में कुछ मामलों में बहुत ही ज्यादा शरीफ है और फिर शायद सिया के दिल से इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था कि उसके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचने लगता था। और फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर बहुत ही धीरे से अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करते हुए प्यार से बोलता है कि सिया, सिया तुम यहाँ पर क्या हुआ, कोई काम था क्या? सिया कुछ नहीं बोल
बोलती है, बस चुपचाप से ऐसे ही खड़ी रहती है। संकल्प ने अपना एक हाथ सिया के हाथ पर रखा और फिर हल्का सा पलट कर सिया की तरफ देखा, लेकिन वो सिया को पूरी तरीके से देख पाता उससे पहले ही सिया ने संकल्प को फिर से अपने गले लगा लिया और फिर बहुत ही धीरे से बोलती है कि थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना संकल्प, मुझे तुम्हारी बाहों में रहना है, मुझे तुम्हें महसूस करना है, प्लीज संकल्प ऐसे ही रहो। अब जाकर संकल्प के चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपनी पकड़ सिया पर बनाते हुए प्यार से कहा कि तुम कहो तो मैं सारी जिंदगी बस ऐसा ही खड़ा रहूंगा, तुम्हें एक बार भी इधर उधर नहीं हिलाऊंगा। सिया के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो दोनों ही आंखें बंद करके एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे और संकल्प की पकड़ तो अब धीरे धीरे करके सिया पर और भी ज्यादा कसती जा रही थी और जैसे जैसे संकल्प अपनी पकड़ सिया के ऊपर कस रहा था वैसे वैसे सिया की चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आज जाके सिया के दिल में इतना ज्यादा सुकून और प्यार और खुशी मिल रहा था। संकल्प ने फिर बहुत ही धीरे से सिया के कान में प्यार से कहा कि सिया, क्यों मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा रही हो यार, प्लीज मैं मान लूंगा कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी, तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी, मैं मान लूंगा कि तुमने इस रिश्ते को अपना लिया है, तुम इस रिश्ते को अपना रही हो, मैं मान लूंगा कि हम दोनों आज से पति पत्नी हैं, तो बताओ ना मान लूं क्या मैं सिया कि तुम मुझे माफ कर चुकी हो। सिया कुछ तो बोलो प्लीज। सिया कुछ भी नहीं बोलती है बल्कि उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर अभी भी उसका चेहरा संकल्प के सीने पर ही टिका हुआ था। वो अभी भी संकल्प की बाहों में गले लगकर खड़ी हुई थी। संकल्प ने थोड़ा सा झुककर सिया की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और फिर सिया ने भी खुद को और ज्यादा संकल्प के सीने में समेट दिया। अब तो उसे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि अब उसके साथ संकल्प क्या करने वाला है। संकल्प ने एक बार फिर से कहा कि बताओ ना सिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं तुम्हारी हाँ मान लूँ क्या, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं क्या, तुम मेरे साथ हमेशा मेरी पत्नी बनकर रहोगी, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। सिया संकल्प से थोड़ी सी दूर हुई और फिर उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो चुकी थी। संकल्प सिया की आंखों में देखकर फिर से बोलता है कि क्या हुआ है, बुरा लग गया क्या सिया, बताओ मुझे, देखो प्लीज अपनी आंखें तो तुम बिल्कुल भी नम मत करो प्लीज, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, तुमने मुझे गले लगाया तो फिर मेरे इमोशंस भी जाग गए, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सिया, हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। सिया ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संकल्प के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भरकर प्यार से कहा कि संकल्प, अगर मैं तुम्हें किस करूंगी तो तुम मुझे फ्यूचर में चिढ़ाओगे तो नहीं, तुम मेरा मजाक तो नहीं बनाओगे किसी के सामने कह के कि मैंने तुम्हें पहली बार किस किया था। तो संकल्प के चेहरे पर तो एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी जो संकल्प की पर्सनैलिटी को बिल्कुल सूट कर रही थी। उसके दिल में बहुत ज्यादा सुकून आ चुका था। उसने भी जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सिया ने अगले ही पल अपनी एड़ी उठाकर अपने होंठ संकल्प के माथे पर रख दी और उसे किस कर लिया और फिर संकल्प को देखने लगती है। संकल्प ने भी हल्का सा मुस्कुराकर सिया की तरफ देखते हुए कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीटिंग की है तुमने, चीटर हो तुम एक नंबर की। तो सिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने शर्म के मारे अपना सिर एक बार फिर से संकल्प के सीने में छुपा लिया। इधर दूसरी तरफ रोहान जो कुछ देर तक तो अभी छत पर ऐसे ही चक्कर लगाता रहता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। वो अपना दिमाग बार बार दौड़ा रहा था कि आखिर रूही ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जब उसने अपनी इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया तो वो फिर से अपने कमरे में वापस आता है तो उसने देखा कि रूही सोफे पर आराम से सो रही और ये देखकर तो रोहान का गुस्सा जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही मुश्किल से शांत हुआ था वो फिर से उसके चेहरे पर दिखने लगा था। उसे फिर से उतना ही ज्यादा गुस्सा आ गया था रूही के ऊपर। उसने कमरे पर इधर उधर नजरें घुमाई और फिर अपने कमर पर हाथ रखा और फिर रूही की तरफ देखकर बोलता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है मेरे सामने, पर कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कि कब तक ऐसे स्मार्ट बनेगी मेरे साथ। फिर उसने रूही को प्यार से अपने गोद में उठाया और फिर रूही की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। उसने रोहान को गुस्से में घूर कर देखा तो रोहान बोलता है कि बस अब ऐसे मत देखो मुझे, चुपचाप से सो जाओ, समझे, तुम ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है। फिर उसने रूही को प्यार से बेड पर लाकर आराम से लिटा दिया और फिर खुद भी उसके पास आकर लेट जाता है और फिर थोड़ी देर में ही उसे अपने सीने से चिपका कर सो जाता है। रोहान तो एकदम से सो गया था लेकिन रूही की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। हल्का हल्का दर्द उसके दिल में फिर से होने लगा था क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि इस रिश्ते को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि रोहान उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, इतनी जल्दी वो रिश्ता नहीं टूटेगा जितनी जल्दी वो तोड़ना चाहती है। लेकिन रूही ने भी ये मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि रोहान को अब वो रोहान के हिस्से की खुशी देकर ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पागल को ये बिल्कुल नहीं पता था कि रोहान की सारी खुशी तो अब रूही से ही जुड़ी हुई है,
जितना वो रूही के साथ खुश रहता है वो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकता है। अगले दिन रूही की जब आंखें खुलती हैं तो उसने रोहान को अपने पास ही देखा। तो रूही तो अभी रात को ही बहुत सारा रोकर सोई थी। अब सुबह रोहान का चेहरा देखकर उसे फिर से रोना आ गया था। उसकी आंखें फिर से हल्की सी नम हो चुकी थी और फिर इतने में ही उसका फोन वाइब्रेट होता है। तनु मनु का मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ रूही, वरना तनु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, वो मर जाएगी। प्लीज रूही जल्दी से आ जाओ, हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। प्लीज एक बार रोहान को यहाँ पर लेकर आ जाओ, प्लीज बस एक काम तो करने के लिए कह रही हूँ तुमसे। रूही ने कुछ सोचकर हाँ में रिप्लाई कर दिया और फिर जल्दी से रोहान की बाहों से निकलकर सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो भी तैयार होकर बाहर आती है और फिर घर के मंदिर की तरफ जाने लगती है। घर का नियम यही था, जो कोई भी सुबह पहले उठे या फिर बाद में उठे, सबसे पहले मंदिर में पूजा करता था, उसके बाद ही कुछ और काम किया जाता था। रूही भी आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी और फिर मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद उसने कॉरिडोर में देखा तो एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। रूही अब उस कमरे के पास जाती है। उसने सोचा कि वो कमरे का दरवाजा बंद कर देगी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर रूही की आंखें हैरानी से फैल गई थी। सिया और संकल्प कल रात को इस कमरे में ही सो चुके थे और दोनों के ही कपड़े पूरे कमरे में फैले हुए थे और दोनों ही एक चादर में लिपटे हुए जमीन पर ही सो रहे थे। रूही उन दोनों को ऐसे देखकर एकदम से हैरान हो गई थी और उसकी आंखें तो जैसे लगभग अब बाहर ही निकलने वाली थी। पहले तो वहां से वो जाने लगती है, लेकिन कुछ सोचकर एकदम से रुक जाती है। उसके मन में एकदम से आया कि ये क्या कर रही है तू, कम से कम इन्हें तो उठा दे। अगर घर के किसी भी बड़े ने इन लोगों को यहाँ पर देख लिया तो पक्का संकल्प की बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, उसकी सच में बहुत ज्यादा पिटाई हो जाएगी। रूही तू ऐसा नहीं कर सकती है, कम से कम इन दोनों मासूमों को तो तू बचा ही सकती है। सिया को तो शायद कोई भी कुछ ना करेगा, लेकिन संकल्प को तो वानर सेना छोड़ेगी नहीं, बहुत ज्यादा मारेगी संकल्प को। बेचारा संकल्प कितना ज्यादा मासूम है वो। कुछ सोचकर रूही ने हल्का सा दरवाजा बजाया, लेकिन दोनों ही अब घोड़े बेचकर आराम से एक दूसरे की बाहों में लेटकर सो रहे थे। पता नहीं दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए कब किस वक्त सो गए, दोनों कोई ही खबर नहीं हुई। वो दोनों ही उठ नहीं रहे थे, आराम से बस बेफिक्र होकर सो रहे थे। इसीलिए रूही को भी अब थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। फिर उसने एक बार फिर से जोर से दरवाजा बजाया, लेकिन फिर भी दोनों में से अभी किसी की भी आंखें नहीं खुल रही थी। आखिरकार रूही ने थोड़ा और जोर से दरवाजा बजाया और फिर इस बार सिया की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। उसने रूही को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो जल्दी से संकल्प के पास से उठ जाती है और फिर उसने आसपास अपनी नजरें घुमाकर देखा तो सारी जगह पर कपड़े पड़े हुए थे। उन लोगों के कपड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए पड़े थे। सिया थोड़ा सा घबरा जाती है और शर्म के मारे उसकी जैसे जान ही निकल रही थी। वो तो एकदम से पैनिक करने लगती है। तो रूही ने उसे रिलैक्स करवाते हुए कहा कि रिलैक्स रिलैक्स, तुम किसी भी अजनबी के साथ नहीं हो, तुम्हारा ही पति है, तुम अपने पति के साथ हो, कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है। पर संकल्प को घर में सब जानते हैं कि कितना ज्यादा बेवकूफ है ये। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि तुमने दरवाजा भी खुला हुआ रखा है, तो सिया प्लीज दरवाजे तो कम से कम बंद कर लो। सिया कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप से अपनी नजरें नीचे करके बैठी हुई थी। उसने एक हाथ से संकल्प को जगाया तो संकल्प ने भी अंगड़ाई तोड़कर कहा कि क्या हुआ है, इतनी जल्दी क्यों उठ रही हो तुम, इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो मुझे, यार थोड़ी देर और सोने दो ना। तो सिया ने भी संकल्प का चेहरा पकड़कर अब रूही की तरफ घुमा दिया और फिर रूही को वहां पर देखकर संकल्प की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया। वो भी जल्दबाजी के साथ हड़बड़ी में एकदम से उठता है और बोलता है कि ए भाभी की बच्ची, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम, शर्म नहीं आती है क्या कि देवर के कमरे में ऐसे ताका झाकी करती हो, आपको ना बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तो रूही ने भी अब गुस्से भरी आंखों से घूर कर देखकर बोलती है कि अच्छा, मेरे देवर में इतनी अकल नहीं है कि वो किस टाइम पर क्या कर रहा है और किस जगह पर कर रहा है, उसे जरा सा भी होश होता भी है या फिर नहीं। तो संकल्प बोलता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया है, कुछ भी तो नहीं कर दिया, घर में ही तो हूँ, जाओ ना यार प्लीज, क्यों दो प्रेमी को डिस्टर्ब कर रही हो तुम। रूही भी अब अपने कमर पर हाथ रखकर बोलती है कि एक तो सुबह सुबह मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है और ऊपर से इतना ज्यादा ड्रामा कर रहा है। तो रुक, अभी बताती हूँ तुझे, अगर यहाँ पर ये सब कुछ करना है तो फिर दरवाजा भी तो बंद कर सकता था ना तू, और फिर पूरे घर में तो तुम दोनों को यहीं पर जगह मिली थी क्या, कमरा नहीं है क्या तुम्हारे पास, तुम्हारा खुद का भी तो कमरा है, वहां पर भी तो जाकर तुम कुछ कर सकते हो। तो संकल्प ने भी अपनी आसपास नजरें घुमाकर देखा और बोलता है कि ओ माय गॉड, मूड कमरा देखकर थोड़ी ना बनता है यार, तुम प्लीज जाओ ना भाभी प्लीज, क्यों सिया को इतना ज्यादा ऑकवर्ड फील करा रही हो, कितना ज्यादा देखो शर्मा रही है वो। रूही ने भी अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा तो उसे बराबर में एक फूलदान मिलता है जिसमें नकली फूल लगे हुए थे। रूही ने वो फूल निकाले और फिर संकल्प की ओर गुस्से से फेंकते हुए बोलती है कि शर्म नाम की चीज तो है ही नहीं तेरे अंदर, आज ही बताती हूँ सबको, फिर तेरी जब हड्डियां तोड़ी जाएंगी
ना तब समझ में आएगा। दरवाज़ा खोल कर रखा हुआ है और फिर ऊपर से ऐसी बकवास भी कर रहा है मेरे सामने। शुक्र मनाओ शुक्र कि मैं यहाँ पर आ गई। जरा सोचो कोई घर का बड़ा अगर यहाँ पर आ जाता तब क्या होता तेरा मुंह सुजा दिया जाता मार मार कर। तो संकल्प ने अगले ही पल रूही के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा कि यार भाभी मैं समझ गया हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अब तो चली जाओ ना, इससे पहले कि सब यहाँ पर उठ के आ जाएं। मैं अपने कमरे में चला जाऊँगा, अब तो जाओ ना यार। तो रूही भी अब चुपचाप वहाँ से चली जाती है और फिर उसके जाते ही सिया ने नम आंखों से संकल्प की तरफ देखा। तो संकल्प बोलता है कि अरे यार प्लीज़ 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 अब तुम ना चुप हो जाओ, प्लीज़ रोना मत, कुछ गलत नहीं किया है हम लोगों ने, हम लोग तो पति पत्नी है ना, तो हम लोगों के बीच में ये सब कुछ तो होगा ही। चलो अब अपने कमरे में चलते हैं, बाकी का वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और ये सुनते ही सिया ने भी संकल्प पर जोर से गुस्से से मारा और फिर उसे बजाना शुरू कर दिया। रूही चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट लेकर कमरे में वापस आ गई थी और तब तक रोहान भी नहाकर तैयार हो चुका था। रोहान ने रूही को देखा लेकिन रूही कुछ सोच रही थी। रोहान बोलता है कि सोच लो जितना सोचना है ना अच्छे से सोच लो, मुझे क्या ही करना है, तब तक मैं खुद ही पूजा करके आता हूँ। इतना कहकर रोहान अपने कमरे से बाहर चला जाता है सीधा मंदिर की तरफ। थोड़ी देर के बाद वो भी अब पूजा करके वापस से कमरे में आता है। रूही बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रोहान बोलता है कि वैसे कल तो तुम लड़ाई कर रही थी ना मेरे साथ और फिर अब अपनी समझदारी दिखाते हुए सोफे पर सो भी गई थी और फिर हाँ अब क्या बात करनी है, चलो कोई बात नहीं, अब बताओ क्या बात करनी है, माफ़ कर दिया है तुम्हें, सुन लूँगा तुम्हारी बात। रूही भी अब गुस्से में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। रोहान हैरानी से रूही की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि किस खुशी में मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, क्या हुआ है तुम्हें? अरे हाँ याद आया, तुम्हारे तो दिमाग का स्क्रू ढीला हुआ है ना, तो तुम्हें तो ज़रूर ही अब अपना सिटी स्कैन कराना पड़ेगा, तुम्हारे साथ तो अब हॉस्पिटल चलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ चलो चलो, वैसे भी कल रात तुम जैसे बिहेव कर रही थी ना मेरे साथ, मुझे ना कल रात को ही लग रहा था कि मुझे बहुत ही जल्द अब तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी ही चाहिए। अब तुमने ले लिया है तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं, नाश्ता भी बाहर ही कर लेंगे, अब तो तुम्हारे साथ मुझे चलना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है अब ये मेरे लिए। रोहान तो रूही को लेकर अब सीधा लिविंग एरिया में आ गया था और फिर सब जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। रोहान ने भी किट्टू की तरफ देखकर कहा कि माँ मैं और रूही जरा किसी काम से बाहर जा रहे हैं, नाश्ता बाहर ही कर लेंगे। ओके। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रोहान और रूही की तरफ देखने लगती है और फिर रोहान भी रूही को लगभग जबरदस्ती खींचता हुआ गार्डन की तरफ लेकर आ जाता है और रूही को लग रहा था कि जैसे शायद रोहान उससे 10 सवाल करेगा, 1000 बार पूछेगा कि उसे हॉस्पिटल क्यों जाना है, किस काम के लिए जाना है, क्या हुआ है। उसे रोहान के सवालों का जवाब देना होगा और फिर वो रोहान को जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर भी जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा सीधा हो गया था। रूही को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, रोहान तो खुद ही उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। रोहान तो खुशी खुशी उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गया था। रोहान ने रूही को गाड़ी में बैठाया और फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और फिर रूही की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलता है कि चले बीवी हॉस्पिटल तुम्हारा चेकअप कराने के लिए। अगले ही पल रोहान ने गाड़ी अब हॉस्पिटल के बाहर आकर रोकी। अगले ही पल रूही को लेकर वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। रोहान रूही को लेकर कॉरिडोर में खड़ा हुआ था और वो बोलता है कि हाँ तो बताओ कौन से डॉक्टर से तुमने अपॉइंटमेंट ली है, बताओ मुझे, जल्दी से चलते हैं, अब तो डॉक्टर आ भी गई होंगी। अच्छा चलो यहीं पर बता दो कि मुझे हॉस्पिटल लेकर क्यों आई हो तुम, क्या काम है तुम्हारा, बताओ मुझे। तो रूही अब नम आंखों से रोहान की तरफ देखकर बोलती है कि रोहान मेरी बात तो सुनो तुम, प्लीज़ तुम गुस्सा मत करना, कोई भी बात सुनने से पहले गुस्सा बिल्कुल भी मत करना, कोई है जो तुम्हारे बिना मर रहा है। रोहान तो बस अब रूही को देखकर हाँ मैं अपनी गर्दन हिला रहा था और फिर वो प्यार से बोलता है कि फिक्र मत करो रूही, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसे जिंदा करके तुम्हारे सामने जरूर खड़ा कर दूंगा। अब पहले तुम बताओ कि कौन है जो मेरे लिए इतना ज़्यादा मर रहा है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है। रूही भरे हुए गले से बोलती है कि मेरी बात तो सुनो रोहान। रोहान ने बहुत ही प्यार से रूही के गाल पर अपना हाथ लगाकर प्यार से कहा कि हाँ बीबी सुन ही तो रहा हूँ तुम्हारी बात, बताओ ना कौन है वो जो मेरे बिना मर रहा है, या तो मैं उसे बिल्कुल जिंदा ही मार दूंगा या फिर मैं उसे बचा लूंगा, अब बताओ मुझे कि कौन है वो और कहाँ पर है। तो रूही थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं रोहान, अच्छी बातें भी तो कर सकते हैं किसी के सामने। तो रोहान बोलता है कि यार अच्छी बातें ही तो कर रहा हूँ मैं, बताया तो अब मरने वालों को मैं बचा थोड़ी ना सकता हूँ यार, अगर उसे मरना ही है तो फिर मेरे हाथों से मरना है, तो फिर मैं उसे
मार दूंगा, लेकिन अगर उसे बचाना है और फिर मेरे हाथों से ही बचाना है तो फिर मैं उसे बचा लूंगा। बस तुम ये बताओ कि मेरे बिना कौन मर रहा है, क्या नाम है उसका और कहाँ पर है वो, जल्दी से बताओ मुझे। तो रूही ने अभी एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तनु। तनु मतलब तन्वी। तो रोहान बिना किसी भाव के रूही को देख रहा था और फिर खुद पर ही गुस्सा करते हुए बड़बड़ाते हुए बोलता है कि क्यों, क्यों मेरे साथ ही, क्यों यार, क्यों भगवान बस मेरे साथ ही ऐसा करना रहता है आपको। ये लड़की पागल है क्या? बिल्कुल पागल है ये लड़की। कौन सी सदी में जी रही है यार। हे भगवान, मैं अपना बिजनेस छोड़कर इसे संभालूं या फिर अपना बिजनेस संभालूं, कहाँ पर लाकर फंसा दिया है भगवान मुझे। रूही थोड़ा सा रोते हुए रोहान के पास आती है और फिर उसके कोट के बटन पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोलती है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो रोहान, वो सच में मर जाएगी, वो बहुत ज्यादा परेशान है और फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी वजह से कोई भी मर जाए। प्लीज एक बार उससे चलकर मिल लीजिए। रोहान अभी बेबस आंखों से रूही को देख रहा था और फिर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और रूही की आंखों से आंसू भी टपकने लगे थे। रोहान ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने गुस्से को, अपनी बेबसी को कंट्रोल करा और फिर रूही की आंखों से आंसू साफ करते हुए प्यार से बोलता है कि यार उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं बचा लूंगा उसे। तुम प्लीज अपना रोना बंद कर दो, तुम शांत हो जाओ। चलो चलो अब चलते हैं उस तन्वी के साथ, मतलब उस तनु के पास, उसे देखते हैं कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। रूही और रोहान दोनों ही अब उस कमरे में आ गए थे जहाँ पर तनु और मनु दोनों ही बैठी हुई थी। मनु खांस रही थी, शायद अभी अभी सिगरेट पीकर उसने रखी थी जिस वजह से उसे थोड़ी सी खांसी आ गई थी। और फिर रोहान ने एक नजर मनु को देखा और फिर बेड पर लेटी हुई तनु को देखा। मनु ने अगले ही पल रोते हुए कहा कि रोहान, रोहान आप आ गए, प्लीज प्लीज मेरी फ्रेंड को बचा लीजिए ना, प्लीज मेरी फ्रेंड की बहुत ही बुरी हालत हो गई है, प्लीज मेरी फ्रेंड, मेरी तनु को बचा लीजिए वरना वो तुम्हारे बिना मर जाएगी, प्लीज प्लीज मेरी फ्रेंड को बचा लो ना यार प्लीज। रोहान ने गुस्से में घूर कर मनु की तरफ देखा और कहा कि हाँ हाँ बचाने के लिए ही तो आया हूँ ना यार, बचा लूंगा, परेशान मत हो। रोहान ने गुस्से में एक नजर मनु की तरफ घूर कर देखा और फिर तनु ने भी थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए कहा कि आप आ गए, थैंक यू आप आ गए। तभी मनु बोलती है कि देखिए ना तन्वी की कैसी हालत हो गई है। रोहान बोलता है कि हाँ तन्वी को ठीक करने के लिए ही तो आया हूँ मैं। इतना कहकर रोहान जाकर तन्वी के पास बैठ जाता है। तन्वी बेसुध सी बेड पर लेटी हुई थी और रोहान जो उसे खा जाने वाली नजरों से गुस्से से घूर घूर कर देख रहा था। तो वहीं रोहान जब तन्वी के पास आकर बैठा तो रूही के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी और दिल में न जाने क्यों से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। बेशक उसकी मासूमियत का फायदा तनु मनु ने उठा लिया था, लेकिन वो इतना स्ट्रांग तो थी नहीं कि उसका पति किसी दूसरी औरत के पास जाकर बैठ जाए और फिर वो ऐसे ही देखती रहे। रोहान ने अगले ही पल तन्वी का हाथ अपने हाथों में पकड़कर बहुत ही प्यार से तन्वी को देखा और फिर रूही की एक आंख से आंसू उसके गाल पर आकर लुढ़क गया था। अब तो तन्वी को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। रूही के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ने लगी थी। वो दीवार से जाकर सटकर खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान सी लग रही थी। रोहान ने रूही की तरफ देखा और फिर उसके आंसुओं को इग्नोर कर दिया और फिर उसने जानबूझकर तन्वी के माथे पर अपना हाथ लगाकर प्यार से कहा कि तन्वी, तन्वी उठ जाओ ना, देखो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे बुलाने के लिए ही तो यहाँ पर ये सब कुछ कर रही थी ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उठो ना तन्वी, तुम देखो ना मुझसे मिलना चाहती थी ना, तो फिर देखो मैं आ गया हूँ, अब तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। ये सुनकर तो तन्वी ने अब धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर रोहान की तरफ देखा और फिर नम आंखों से रोहान से कहा कि रोहान तुम आ गए। रोहान मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रही हूँ, प्लीज प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। रोहान मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, बस तुम्हारी ही बातें करती रहती हूँ, मुझे तो बस तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ रोहान, मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बहुत ही अच्छी बीवी है, पर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने दिल को समझा नहीं पाती हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी पत्नी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए मेरे साथ वक्त बिता लो, बस पता नहीं फिर मैं जिंदा रहूँगी भी या फिर नहीं। ये कहते कहते तन्वी उठकर बैठने की कोशिश करने लगती है तो मनु ने उसे थोड़ा सा सहारा देते हुए उठा दिया। रोहान तो तनु और मनु दोनों को ही देखे जा रहा था और फिर रोहान भी बेवकूफ़ नहीं था, उसे अच्छे से हर चीज़ पता होती थी कि कौन क्या नाटक कर रहा है। 5 लोगों की क्वालिटी जो उसके अकेले के अंदर थी, आदमी देखकर ही उसे स्कैन करके बता देता था कि वो कैसा है। जब वो अंधा था तो उसने तब भी रूही को अच्छे से पहचान लिया था, तो अब तो उसके पास उसकी दोनों ही आंखें भी आ चुकी थी। वो दोनों की ही बातों में बिल्कुल भी आने वाला नहीं था, उन दोनों का सच उसे अच्छे से पता था, लेकिन उसके दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या करेगा रोहान, तनु और मनु का क्या होगा आगे।